हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करेंगे सीडीपी का दोस्तों नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट, जिसमें दोस्तों हम लोग करने वाले हैं ऑफलाइन में पूछे गए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को, जिसमें हम लोग दोस्तों पूरा सेट करने वाले हैं। तो पूरे 30 क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि सीटेट एग्जाम पास करने में बहुत सी परेशानियाँ आ रही हैं। उसके लिए आपको पहले से तैयारी करनी होगी, और जो लोग को सीटेट पास करना है उन लोगों ने अपनी तैयारी कर दी है, और इसमें हमने भी आपके लिए क्लासेस लेना शुरू कर दिया है। और आज ये हमारा जो है 7वां जो है कि प्रैक्टिस सेट है सीडीपी का। बाकी आपका मैथ का और एसएसटी की क्लास जल्द ही स्टार्ट हो जाएगी, बाकी चीज़ें उसके बाद होंगी। सबसे पहले हम लोग सीडीपी मैथ्स और एसएसटी को कंप्लीट करेंगे। तो जो लोग भी मैथ्स वाले होंगे मैथ्स उनके लिए हो जाएगा, और जो लोग एसएसटी वाले होंगे एसएसटी की भी क्लास यहाँ पर मिल जाएगी। साथ में फ्री आपको पीडीएफ में नोट्स भी मिल जाएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपना पेडागोजी का ये सेशन। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है क्या, तो हिंदी वाला हम लोग ज़्यादा देखेंगे, ठीक है। इसमें हिंदी आपको समझ में भी आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। देखिए, क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से अगर समझेंगे तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि किसी एक को छोड़ करके सभी जो है वातावरणीय कारक क्या करते हैं, कारक को विकास को वातावरणीय कारक जो विकास को क्या करते हैं, आकार देते हैं। तो कौन सा जो है कारक विकास को आकार नहीं देता है वो आपको बताना है। दिया है शिक्षा की गुणवत्ता। अगर हम बात करते हैं शिक्षा की गुणवत्ता की तो निश्चित रूप से विकास को आकार देता है। शारीरिक गठन भी क्या करता है, विकास को आकार देता है, क्योंकि विकास होता है तो शारीरिक जो है कि क्या होता है, शरीर की लंबाई चौड़ाई बढ़ती है। उसके बाद दिया है पौष्टिक की गुणवत्ता और संस्कृति। यहाँ पर बात कर रहा है वातावरणीय कारक की, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें कि के अतिरिक्त कौन सा वातावरणीय ऐसा कारक है, तो यहाँ पर ये वातावरणीय कारक नहीं है जो पौष्टिक की गुणवत्ता है। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा कि ऑप्शन नंबर 3 जो है सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है आपका इस क्वेश्चन के लिए सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपका पूछा गया है कि सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। देखिए, दो बच्चियां हैं, सीमा और लीना। एक सीमा जो है किसी पाठ को जल्दी सीख लेती है, और लीना उसे जो है उससे समय लेती है। तो ये जो है किसका सिद्धांत को दर्शाता है, निरंतरता का? नहीं। सामान्य से विशिष्ट का? नहीं। व्यक्तिक भिन्नता, अंतःसंबंध? जी बिल्कुल, व्यक्तिक भिन्नता। इन दोनों में क्या है, व्यक्तिक भिन्नता है, जिसके कारण वो पाठ को जल्दी समझ लेती है, और ये जो है थोड़ा समय लेती है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का बनेगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विकास शुरू होता है कब से। तो विकास आपका कब से शुरू होता है, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, या प्रसव पूर्वावस्था से। देखिए, विकास की अगर हम बात करें तो ये प्रसव पूर्व अवस्था से ही स्टार्ट हो जाता है, और कब तक चलता रहता है, जब तक कि इंसान की मृत्यु न हो जाती है, तो लास्ट तक, यानी जन्म से मरण तक। याद रखेंगे, जन्म से मरण यानी प्रसव पूर्व अभ्यास, प्रसव पूर्व अवस्था से ही विकास क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो याद रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 4 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है। आनुवंशिकता से कौन सा इसमें कारक महत्वपूर्ण है आनुवंशिकता संबंधी। पहला है कि समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, तो ये तो होगा नहीं। दिया है चिंतन पैटर्न, ये भी नहीं होगा, कोई जरूरी नहीं है। आंखों का रंग और सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे आनुवंशिकता का जो संबंधी कारक है वो है आंखों का रंग, जिसे आप लोगों ने देखा होगा इस तरीके का, ठीक है। तो आंखों का रंग जो है कि इसका जो है कि कारक है, तो ये आनुवंशिकता संबंधी कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त वे डैश में भी सहायता करती हैं। यानी सीखने के अतिरिक्त किस चीज़ में सहायता करती हैं। दिया है मूल्य द्वंद्व, आक्रामकता, दुश्चिंता और समाजीकरण। तो देखिए, ये सीखने के साथ साथ अगर हम सामूहिक गतिविधियों में बच्चों को शामिल करते हैं, शिक्षार्थियों को शामिल करता है कोई शिक्षक, तो ये जो है सीखने के बजाय, सीखने के अतिरिक्त यानी उसके अलावा भी और किसकी में सहायता करता है, तो सामाजिकरण में सहायता करता है। तो राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। देखिए, ये पेपर थोड़ा सा पुराना है, इस वजह से जो है आपको सही से नहीं दिख पा रहा होगा, पर कोई बात नहीं, इतना दिख रहा है कि आप क्वेश्चन को पढ़ सकें और उसका आंसर दे सकें। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है, तो इस विद्यार्थी को डैश में सहायता की आवश्यकता है। किसमें जो है सहायता की आवश्यकता है।
यानी कोई विद्यार्थी है जो अपने कक्षों समकक्षों के साथ क्या करता है, आक्रामक व्यवहार करता है और जो विद्यालय का जो भी नियम कानून है उसको नहीं मानता है, तो उसे जो है किस चीज़ में सहायता की आवश्यकता है, तो इसे जो है इसमें सहायता की आवश्यकता है, तो उसे भावात्मक क्षेत्र में क्या है, आवश्यकता है, जिससे वह क्या हो सकता है, सही हो सकता है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में आपका क्वेश्चन में पूछा गया है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है। संवेदी प्रेरक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण, मूर्त संक्रियात्मक चरण और औपचारिक संक्रियात्मक चरण। तो देखिए जो वस्तु अस्थायित्व है ये बच्चा जो है आपका जन्म से 2 साल के अंदर जो है क्या कर लेता है, प्रदर्शित करता है। तो राइट आंसर बनेगा आपका संवेदी प्रेरक अवस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल जो चिंतन प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है। नैतिक यथार्थवाद, नैतिक दुविधा, सहयोग की नैतिकता और नैतिक तर्कड़ा। तो इसे कहा जाता है नैतिक दुविधा। क्या कहा जाता है, नैतिक दुविधा कहा जाता है। तो राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अच्छी पाठ्यपुस्तक डैश से बचती है, किस चीज़ से बचती है अगर एक अच्छी पाठ्यपुस्तक है तो। दिया है लैंगिक पूर्वाग्रह, लैंगिक संवेदनशीलता, लैंगिक समानता या सामाजिक उत्तरदायित्व। तो सिंपल सी बात है कि एक अगर अच्छी पाठ्यपुस्तक है तो उसमें लैंगिक पूर्वाग्रहों से दूर रखा जाएगा, यानी इससे बचती है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का बनेगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है क्या। 15 में आपका पूछा गया है कि जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब, कब उन्हें अन्य शिक्षार्थियों से अलग किया जाएगा। अलग करना गलत बात होती है, ये गलत हो जाएगा। वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे, क्या यह सही होगा, बिल्कुल नहीं। बार बार उनकी परीक्षा होगी, इससे बिल्कुल नहीं। वे अन्य शिक्षार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया के साथ जुड़ते हैं तो सीख पाएंगे, बिल्कुल जो अपनी क्षमताओं को विकसित कर पाएंगे। राइट आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है। कैसी शिक्षा जो है व्यवस्था की ओर संकेत करती है उसको देखेंगे। पहला ऑप्शन है कि जो सभी निर्योग्य बच्चों को शामिल करती है, या जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यताओं स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर 2। थर्ड ऑप्शन है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है, बिल्कुल नहीं। समावेशी शिक्षा का मतलब है सबका साथ सबका विकास, चाहे वो बच्चे किसी भाषा के हों, किसी समाज के हों, चाहे उनकी शारीरिक, बौद्धिक कैसी भी उनकी क्या है, उसमें असमानताएं हैं, पर सबको एक साथ लेकर के चलना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2। बाकी ये 4th ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि बालिका की बात केवल की जा रही है और जो इसमें निरोग्य बच्चों को शामिल करने की बात की जा रही है। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन क्या है। 17 दिया है कि डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से डैश की समस्या से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो डिस्लेक्सिया को आप याद रखेंगे ये पढ़ने से समस्या से संबंधित होती है। ठीक है, लिखने की समस्या से अगर संबंधित होता है तो डिस्ग्राफिया होगा, पर पढ़ने की समस्या से है तो उसको क्या कहेंगे, डिस्लेक्सिया। यानी बच्चे जो है सा को वाज और वाज को सा पढ़ते हैं। ठीक है, इस तरीके की समस्याएं होती है। बी को डी और डी को बी समझ लेते हैं, ये सब थोड़ी सी समस्याएं होती हैं पढ़ने में, तो उसे कहा जाता है डिस्लेक्सिया। याद रखेंगे इस चीज़ को। ऑप्शन नंबर जो है 4th आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 है कि श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे कक्ष में किस सबसे मुख्य नैराश्य का सामना करते हैं। अगर बच्चे जो है सुनने में श्रवण ह्रास, ठीक है, ऐसे बच्चे हैं तो उनको क्या समस्याएं आ सकती हैं। दिया है प्रस्तावित पाठ्यपुस्तक को पढ़ने की अक्षमता, जी पढ़ने में अक्षमता नहीं है क्योंकि सुनने में बच्चे को प्रॉब्लम है। दिया है खेलकूद में भागीदारता निभाने में क्षमता, ये भी समस्या नहीं आएगी क्योंकि उसको सिर्फ सुनने से प्रॉब्लम है। दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में क्षमता, हाँ ये समस्या आ सकती है क्योंकि इस दूसरों के साथ संप्रेषण करेंगे तो उनकी बातों को सही से सुन नहीं सकते हैं, इस वजह से समस्याएं आ सकती हैं। दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में क्षमता, ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो सही होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 19 दिया है कि व्यवहार का करना पक्ष किस पक्ष में आता है। डैश
सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र, सीखने के भावात्मक क्षेत्र, सीखने के गतिक क्षेत्र या सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र। देखिए व्यवहार का करना जो पक्ष में आता है वो है आपका सीखने के गतिक क्षेत्र में। किसमें? गतिक क्षेत्र में। याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 कि एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके, तो वह विद्यार्थी डैश रूप से अभिप्रेरित है, यानी किस रूप से अभिप्रेरित है। सिंपल सी बात है कि वो दाखिला लेने के लिए और उत्तीर्ण होने के लिए क्या कर रहा है? कठिन परिश्रम कर रहा है। तो निश्चित रूप से वह किस तरीके की अभिप्रेरणा से प्रेरित है? बाह्य अभिप्रेरणा से। ठीक है, तो ये जो है राइट आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? दिया है भाषा निर्देशित अधिगम, प्रतियोगिता आधारित अधिगम, सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम या मनोरंजन द्वारा अधिगम। तो देखिए अगर हम बात करेंगे कि इस तरीके की सामूहिक गतिविधियां की जा रही हैं, समूह है, चर्चा हो रही है, समूह परियोजना हो रही है, भूमिका निर्वाह हो रहा है, तो निश्चित रूप से ये सामाजिक गतिविधि के रूप में क्या किया जा रहा है? अधिगम हो रहा है। तो राइट आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 कि सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, मॉडलिंग, अनुकरण। अगर हम सृजनात्मकता की बात करते हैं तो वहाँ पर बात होती है किसकी? अपसारी चिंतन की, जहाँ पे बहुत सारे जो है कि ऑप्शंस आपके पास मिलते हैं, बहुत जो है आपको आंसर ढूंढने के लिए मिलते हैं, बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप बधे नहीं होते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अपसारी चिंतन से संबंधित है सृजनात्मकता। नेक्स्ट है आपका कि एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सकें, तो इससे डैश को बढ़ावा मिलता है। किसको बढ़ावा मिलता है? व्यक्तिगत भिन्नताओं को, शिक्षार्थी स्वायत्ता को, पुनर्बलन या ज्ञान के साथ सहसंबंध एवं अंतरण को। देखिए यहाँ पर बात हो रही है कि इस रूप में कि एक विषय क्षेत्र से जो ज्ञान प्राप्त है, ज्ञान उसको दूसरे विषय क्षेत्रों से जोड़ सके, तो इसमें निश्चित रूप से क्या होगा? ज्ञान के साथ संबंध और अंतरण को क्या कर रहा है? बढ़ावा मिल रहा है। तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर 4 बन जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः डैश की ओर संकेत करती हैं। यानी कि त्रुटियों का अध्ययन क्यों करना चाहिए? क्योंकि वो किसकी ओर संकेत करती हैं? क्या उनकी ज्ञान की सीमा की ओर? बिल्कुल नहीं। आवश्यक उपचारात्मक चुनौती युक्तियों की ओर? बिल्कुल जो है सही हो जाएगा, क्योंकि जब हम उनकी कमियों को जानेंगे तभी हम उसकी उपचार करेंगे ताकि वो कमियां उनके अंदर से दूर हो सके। बाकी योग्यता के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश, भिन्न प्रकार की पाठचर्या की आवश्यकता, ये सब कुछ भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। दिया है कि जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो डैश, तो वह कहलाता है। यानी कि जब भी कोई बच्चा या कोई भी विद्यार्थी पहले से जो ज्ञान प्राप्त है, ठीक है, तो जब वह नई चीज़ें सीखता है तो उसको बिल्कुल भी कोई चीज़ प्रभावित नहीं करती, वो क्या कहलाता है? सिंपल सी बात है कि वो क्या कहलाएगा? अधिगम का शून्य स्थानांतरण, क्योंकि उससे आगे वाला जो वो ज्ञान प्राप्त कर रहा है उसको कुछ भी प्रभावित नहीं कर रहा है। नहीं, अधिगम का जो है शून्य स्थानांतरण होता है, जीरो इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में है कि पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है डैश कहलाती है। एक वर्ड याद रखेंगे हमेशा, संशोधित। संशोधित से याद रखेंगे आप हमेशा समायोजन की बात होगी। किसकी बात होगी? समायोजन की बात होगी। तो राइट आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। दिया है कि अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक डैश के द्वारा सीखने को संबंधित कर सकता है विद्यार्थियों को से किसी प्रकार की अपेक्षाएं न रखकर। ये तो बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि शिक्षक जो है बिल्कुल जो है विद्यार्थियों से क्या करेगा? अपेक्षा रखेगा। बहु उच्च अपेक्षाएं रखकर वास्तविक अपेक्षाएं रखने और अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखने के लिए। तो देखिए यहाँ पर जो हो सकता है कि जो एक शिक्षक है
वो विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। तो राइट आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि वे शिक्षार्थियों को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं, या इनमें अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग करके सीखने की संवर्धित करता है, या वे शिक्षक को आराम देते हैं, या वे प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं। तो सिंपल सी बात है, इसमें अगर बच्चा क्या कर रहे हैं, देख भी रहा है, सुन भी रहा है और शरीर से भी गतिविधियां कर रहा है, तो इसमें ज़्यादातर उनकी इंद्रियों का यूज हो रहा है। तो इंद्रियों का उपयोग के साथ साथ सीखने को संदर्भित किया जा रहा है। तो राइट आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित विद्यार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह, यानी कि बच्चा जो है देख नहीं सकता है और उसे अन्य गतिविधियों में शामिल किया जा रहा है, तो वह क्या चाहती है? सभी विद्यार्थियों में दृष्टिबाधित शिक्षार्थी के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद कर रही है क्या? बिल्कुल नहीं। दृष्टिबाधित शिक्षार्थी पर संभवतः तनाव बढ़ा रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है। कक्षा के लिए सीखने हेतु कक्षाएं बाधाएं उत्पन्न कर रही हैं? नहीं। समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है? तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसमें समावेशी शिक्षा का ही मतलब है सबका साथ सबका विकास। नेक्स्ट है आपका कि विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना डैश के लिए है? क्या विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए? बिल्कुल नहीं। अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए? नहीं। शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए? ये सही है बिल्कुल। और विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना? ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3। तो ये था आज के सेशन में ऑफलाइन में पूछे गए एक पूरे प्रैक्टिस से एक पूरे ही पेपर का पूरा जो है हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो वीडियोस आपको कैसी लगी है कमेंट में निश्चित रूप से बताएं, और डेली एक प्रैक्टिस सेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आपको डेली शाम में ये वीडियोज़ मिल जाएगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।